नमस्कार। अग्रविजन चैनल में आपका स्वागत और हार्दिक अभिनंदन। आप देख रहे हैं कार्यक्रम स्वदेश, एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें हम बात करते हैं भारत की, भारतीय संस्कृति, भारतीय परंपराओं और उन महान विभूतियों की जिन्होंने देश को किया गौरवान्वित। और आज उसी भारत के संविधान की बात करेंगे। और आज हम बात करेंगे 25 जून 2075 में लगे आपातकाल की। वो कितना भयानक था, उससे कितना नुकसान हुआ देश का, इसके बारे में उसके साक्षी रहे डॉक्टर नंदकिशोर गर्ग आज हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्ते। डॉक्टर साहब 50 साल हो गए आपातकाल को, उसके जो साइड इफ़ेक्ट हैं, आपने जो वेदनाएं झेली हैं, वो किस तरह की थी? ऐसा कालखंड जिसकी पूर्व भूमिका तो बननी शुरू हो गई थी 12 तारीख से ही, और अब तो ये बात भी आ गई कि सिद्धार्थ शंकर रे और उन सब लोगों ने जनवरी से ही ये दिमाग में आ गया था कि रशिया और चाइना मॉडल पे केवल एक पॉलिटिकल पार्टी हो और उसका ही राज हो, और उसके ऊपर सोचना प्रारंभ कर दिया। तो धीरे धीरे एक परिवार का ही राज रहे, ये पूरी योजना जो नेहरू जी के टाइम से ही थी उसको आगे बढ़ा रहे थे। बढ़ाते बढ़ाते स्थिति आ गई कि 71 की लड़ाई में भारत ने अच्छी विजय प्राप्त की, सब लोगों ने साथ दिया। हम लोगों ने भी बांग्लादेश की आज़ादी के लिए सत्याग्रह किया, अटल जी ने, हमने 15-20 दिन लगातार दिल्ली में। उसके बाद पर महंगाई बढ़नी थी, ये भी स्वाभाविक। कोई भी युद्ध है उसके जो आफ्टर इफेक्ट्स होते हैं वो होते हैं। जैसे आज इजराइल और ईरान लड़े हैं तो ये बरसों तक इनके असर रहेगा। पूरे विश्व में ही रहना था, तेल के दाम बढ़ने थे तेज़ी से, खाने पीने की चीज़ों, परंतु समझदारी दिखा के रुक गया 12 दिन 13 दिन में। तो उस समय महंगाई तेज़ी से बढ़ी। ख़ास तौर पे जो स्टूडेंट होते हैं उनको थोड़ा उकसाना भी आसान है और उनके पास पैसे की दिक्कत भी। तो गुजरात के एक मेस से काम शुरू हुआ। मेस में थोड़े रेट बढ़े, अगर खाने पीने की चीज़ों के रेट, रॉ मटेरियल के 25% बढ़े तो मेस को आपने नो प्रॉफिट नो लॉस पे चलाना कैसे चलाएं। उससे आंदोलन शुरू हुआ। इतनी देर में वहाँ पर एक चुनाव भी था। पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार, मुरारजी भाई ने क्योंकि अनशन किया था, रेजोल्यूशन हुआ था, और बाबू भाई इसके पटेल को हटा के चिमन भाई को, वो सरकार का रिजल्ट भी आया था। तो पहली बार एक प्योर बिना कांग्रेस या बिना नेहरू परिवार की सरकार बन गई गुजरात में। इतनी देर में एक नतीजा आ गया 12 तारीख को इलाहाबाद हाई कोर्ट का। राजनारायण जी पिटिशनर थे, प्रशांत भूषण जी वकील थे, और इंदिरा गांधी का जो इलेक्शन एजेंट था वो एक सरकारी कर्मचारी यशपाल कपूर थे, जिसको चैलेंज किया गया। और इलाहाबाद हाई कोर्ट के जगमोहन लाल सिन्हा, तत्कालीन हाई कोर्ट के जज ने एक फैसला दिया, उचित दिया, कि इंदिरा जी ने अवैध तरीक़ों से चुनाव जीता है। परंतु उन्होंने रियायत बरती प्रधानमंत्री के नाते कि मैं चुनाव को अवैध घोषित करता हूँ, पार्लियामेंट के अंदर ये जा सकेंगी परंतु वहाँ पर एज मेंबर या प्रधानमंत्री वहाँ बैठेंगी पर मेंबर नहीं मानी जाएंगी। बड़ा अजीब बात थी। सुप्रीम कोर्ट ने भी उस बात को ही आगे बढ़ाया। तो इंदिरा जी एक बहुत संवैधानिक संकट में भी फंसी, मॉरल उसमें भी, और उनका काफ़ी छवि गिरनी ही थी। जो छात्र आंदोलन शुरू हुआ था उसको जयप्रकाश नारायण ने बिहार में भी जब शुरू हुआ तो जयप्रकाश जी रिलेक्टेंट थे, अस्वस्थ भी थे, परंतु गोविंदाचार्य जी, राम बहादुर राय, इन लोगों के आग्रह पर उन्होंने उसको लीड करना स्वीकार किया। और एक बहुत बड़ी सभा दिल्ली के रामलीला मैदान में हुई जिसमें मैं भी था, और उस समय वो खचाखच भरे हुए उसमें जयप्रकाश जी ने कहा कि सरकार के गैर कानूनी आदेशों का पालन ना करें। उन्होंने एक अपील की पुलिस से भी और सशस्त्र बलों से भी, जिसका वो लेके आड़ इंदिरा जी ने रात में ही 25 की रात के 12 बजे, तो उसको 26 जून ही कहला ही जाता क्योंकि कैबिनेट से अप्रूवल सुबह हुआ। और फ़खरुद्दीन अली अहमद एक बिल्कुल ही
ऐसे रबड़ स्टैंप कहलाते थे जिन्होंने साइन कर दिए सोते सोते ही। इमरजेंसी लग गई, सभी लोग गिरफ्तार हो गए, प्रेस पे सेंसरशिप लग गई और सवेरे कोई अखबार नहीं। ऑल इंडिया रेडियो से केवल एक समाचार मिला, तो हम लोग जो सुबह उठे, घूमे फिरे, शाखा गए, तो थोड़ा वातावरण टेंस तो था पर पता नहीं चल रहा था हुआ क्या। तो इतनी देर में एक बहुत सीनियर जनसंघ के संगठन मंत्री धनराज ओझा, वो 7:30-8 बजे मेरे घर आए। गर्ग जी ऐसे ऐसे रात को सभी बड़े नेता गिरफ्तार हो गए, अपने लोगों को भी सूचना दें। संघ का ये है कि लो प्रोफाइल होते हैं, प्रेस में ज़्यादा नहीं आते, इसलिए किसी को ज़्यादा नहीं पता चलता, फिर भी सावधानी बरत के अपने लोगों को बोलो और शाम को एक जगह बैठ के आगे की प्लानिंग करते हैं कि हमने खैर। अब उस समय एकदम तब किसी ने सोचा भी नहीं था कि इतना तगड़ा सेंसरशिप भी लगेगा, पुलिस भी अंधाधुंध गिरफ्तार करेगी, ब्लैंक वारंट लेके आ जाएंगे। सब कुछ हुआ, अपन तो चुप बैठ जाएं तो लोकतंत्र खत्म। संघर्ष कौन करे? तो थोड़े छुट भइए, थोड़े समाजवादी 10-20 लोग, थोड़े बहुत कम्युनिस्ट, थोड़ा उस समय बंगाल में आंदोलन चला था उनके लोग, और अल्टीमेटली फिर संघ ने ही निर्णय लिया अगले दिन कि सब शाखाओं को स्थगित करते हैं, ध्वज नहीं लगेगा, और बिना उसके मिलना जुलना शुरू करके साप्ताहिक हमने सत्संग शुरू किए, हवन शुरू किए, ताकि फिर पता करो कौन कौन जेल में चला गया, उनकी कुशलक्षेम रखना, उनके घरों में रोटी चूल्हा चलता रहे। अब ये बड़े काम थे, वो करने के लिए हम जैसे लोग उस समय कुल 23-24 साल के थे, तो और पढ़ पढ़ा के ही आए थे। परिवार में भी शादी 72 में ही तो हुई थी, एक बच्चा तो विवेक तो मुश्किल से 6 महीने का ही था। और उसी दौरान रामलीला मैदान से ही मुझे सूचना मिली बाबा जी का शरीर पूरा हो गया। उसके बावजूद संभालना था व्यवस्था को, और मैं पूरे पंजाबी बाग क्षेत्र, रानी बाग क्षेत्र और ये आसपास बसा भी कम था, इसकी व्यवस्था में जुम्मे लगी। फिर घरों में निराशा ना आए, लोग घबरा ना जाएं, तो उसके लिए पत्रक का छपवाना, कहाँ छपवाना, कैसे बांटना, जनवाणी इत्यादि उस समय जो हमारे, तो सारी व्यवस्था देखनी थी, करनी भी थी। और उधर से कांग्रेसी जो छुट भइए थे वो थानों में शिकायत करके आते थे कि ये एक्टिव है, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। ये मैंने सुना है, कभी काफ़ी इंटरव्यू आते हैं टीवी पे वैसे भी, कि लोगों को गिरफ्तार कर लिया, घर वालों को बताया तक नहीं, और उनको यातनाएं भी दी। आप कई दिन तक नहीं बताया, और यातनाओं की स्थिति कि दिसंबर जनवरी में बर्फ़ के ऊपर लिटा देना किसी व्यक्ति को, छाती के बालों को ये प्लास से पकड़ के खींचना, और डंडे, जब तक पुलिस कस्टडी है जब तक कितना ही मारपीट कर सकते हैं। पर तो उस समय भी एक बात थी कि 24 घंटे में ऑफिशियली अरेस्ट दिखाने के बाद आपको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना ज़रूरी था, कोई भी एसडीएम लेवल के। और उसके बाद पूरे देश में था, केवल तमिलनाडु में सरकार कांग्रेस की नहीं थी और गुजरात में, तो वहाँ तो थोड़ी राहत थी। बाकी पूरे देश में अचानक ही सब कुछ हुआ, अनएक्सपेक्टेड हुआ। तो कुछ लोग नेपाल चले गए, नेपाल से होते विदेश चले गए। तो यूरोप अमेरिका में जाके जब आंदोलन थोड़ा खड़ा हुआ, वहाँ की मीडिया में आया, तो यहाँ तो सब अखबारों पे सेंसर, टीवी एक ही था, उस पर जो सरकार चाहे उतना ही बोलेंगे। अखबारों में इवन एडिटोरियल नहीं छप रहे हैं। जनसंघ का इंग्लिश का एक ही अखबार था। वहाँ हिम्मत करके मलकानी जी ने ट्रैक्टर से बिजली काट दी थी रात को, पूरे बहादुर शाह जफर मार्ग की, और उसकी तो ट्रैक्टर चला के बिजली से प्रेस चलाई 1-1.5 घंटा, और एक पेज का अखबार निकाला जो 10-10 रुपये का उस मंदे टाइम में बिका। इतनी देर में पुलिस को आना ही था वहाँ, तो सारे हम वहाँ प्रत्यक्ष दृष्टि भी थे और वहाँ उपस्थित भी थे। पर आंदोलन को खड़ा करने में मुझे लगता है 10 दिन तो लगे, और 12 जुलाई को पहला एक अच्छा सत्याग्रह, मुझे लगता है शायद राजमाता सिंधिया जी के नेतृत्व में चांदनी चौक में हुआ। फिर दिल्ली हाई कोर्ट में कुछ सभाएं शुरू हुई, वीएम कारपुण्य जी, सुषमा जी उस समय बिल्कुल छोटी थी हमसे तो
तो कुछ सभाएं 4 बजे हाई कोर्ट में, परंतु जजेस बेचारे क्या करें। मोदी जी भी उस समय आरएसएस के युवा कार्यकर्ता थे। मतलब मोदी जी तो उस समय गुजरात तक सीमित थे, युवा थे और विद्यार्थी परिषद और संघ में काम करते। तो उस समय के आंदोलन को गुजरात के अंदर जो धार, गुजरात उस समय स्ट्रांग होल्ड नहीं था हमारा। एक तो आप ये भी ध्यान रखें, गुजरात के अंदर पहली बार 4-5 एमएलए जो आए वो 77 में आए, इससे पहले एक दो आता था। तो मोदी जी तो संघ के प्रचारक थे, उस नाते इनको एक अवसर मिला काम करने का, जैसे हमें भी मिला। एक ही आयु के हैं और बढ़ चढ़ के काम किया। जो निडर थे ये, क्योंकि विवाहित होकर भी अविवाहित फैसला हो चुका था मिसेस से, हमारे जैसों साथ के 2 बच्चे भी थे, फिर व्यापार भी था, तो व्यापार के भी हमारे ऑफिस यहाँ इंडियन ऑयल के सामने तोड़ दिए, सारी दुकानें तोड़ दी, मार्केटें तोड़ दी। मार्केटों के आगे जो बरांडे होते हैं वो सब पैदल चलने लायक फिर से बना दिए तोड़ तोड़ के पूरे दिल्ली के अंदर। और टमटा साहब यहाँ के कमिश्नर थे और यूथ कांग्रेस वाले लेके अपने निकलते थे। झुग्गियाँ सारी 2 लाख तोड़ी गई, उनको ठीक है बसाया। जगमोहन जी दयावान भी थे तो जीजे कॉलोनी बसाई, पर एक ऐसी स्थिति बन गई, उधर से नसबंदी शुरू, ज़बरदस्ती शुरू। तो उसमें इस्लामिक लोग भी नाराज़ हो गए। तुर्कमान गेट के ऊपर बुलडोज़र चला तो उससे फिर, परंतु उसके बावजूद किसी की हिम्मत नहीं थी। उससे अनुशासन तो आया एक बार, तो उसको अनुशासन पर्व उनके नाम से इन्होंने प्रचलित भी किया। विनोबा भावे ने ये कहा, जबकि विनोबा भावे ने ये भी तो कहा था कि लोकतंत्र जिंदा रहना चाहिए। तो हम लोग जब ये स्थिति आई कि सत्याग्रह करना है, तो हमने भी 22 दिसंबर को सत्याग्रह किया, फिर जेल गए। जेल में ये स्थिति थी कि जितनी कैपेसिटी जेल की थी उससे ज़्यादा तो हमारे सत्याग्रही और पॉलिटिकल लोग थे। अब रहें कैसे, सब व्यवस्थाएं थी नहीं, तो वहाँ भी भूख हड़ताल और वो सब कुछ करके जो लोकतंत्र में संभव है। लाठियाँ जेल में भी खाई, भोजन ठीक मिले, जो जेल मैनुअल में लिखा वो चीज़ें दो हमें। तो वहाँ बनाने के लिए लोग 7.5 उस टाइम तक छटाकें चल रही थी। 7.5 छटाक आटा मिलेगा, इतना दूध मिलेगा, इतना मीठा मिलेगा, इतना नमक मिलेगा, वो सारी चीज़ें खैर व्यवस्थित कराई। सर्दी में फिर रजाइयाँ खरीदनी पड़ी जी, क्यों अंदर तो कोई डर नहीं हमें। अब 3000 लोग दिल्ली में थे, 3000 लोग कोई भी कुछ करें तो कौन सी सरकार गोलियां तो चलाने से रही। उससे खैर धीरे धीरे व्यवस्थाएं बनी। 1 साल के बाद थोड़ा सा ढीलापन आना शुरू हुआ इमरजेंसी। लगभग क्या 21 महीने चला आंदोलन, तो 21 महीने बाद कैसे परिवर्तन आया? मैं कह रहा हूँ 1 साल के बाद थोड़ा बहुत ढीलापन तो आया। कोर्टों ने थोड़ी थोड़ी हिम्मत दिखानी शुरू की जमानतें देने की, परंतु जो जबलपुर एसडीएम वाला मामला, सुप्रीम कोर्ट भी बेचारा असहाय। पार्लियामेंट के अंदर भी केवल पक्ष के लोग थे, तो जो अमेंडमेंट चाहे करना शुरू कर दिया। जो 1 साल बढ़ा दो जी लोकसभा का, 2 बार 1-1 साल बढ़ा दिया। 76 में चुनाव होने तो नहीं कराए, परंतु मैं समझता हूँ कि आपके जो CID वाले, IB वाले, इन लोगों ने इंदिरा जी को शायद समझदारी पूर्वक उसको ये दिखा दिया विरोध नहीं है कहीं, और इलेक्शन करा के तुम एक बार अपना दोबारा जीत जाओगे और मोहर लग जाएगी तुम्हारे इन कर्तव्य पे। तो उसको इस भ्रम में इलेक्शन करा दिया उसने कि लड़ेगा कौन, सब तो जेल में बैठे हैं। तो 23-24 जनवरी को छोड़ने शुरू हुए 77 में। तो पहली सभा हमने हिम्मत करके रामलीला मैदान में 30 जनवरी की रखी। ये मान रहे थे कि 500-700 लोग भी आ जाएं तो बहुत बड़ी बात। पैसे की बड़ी क्राइसिस थी उस समय। पैसा तो था ही नहीं ना, सब तो 500 लोगों की व्यवस्था नहीं कर पा रहे हम रामलीला मैदान में, जहाँ कभी 2 लाख आदमी होते। तो एक शर्मा वाणी केंद्र वाले से हमने, पुराना था भाई, 4 लाउड स्पीकर लगा दे, दरियाँ किराए की लेने की हिम्मत नहीं, पर हमने एक सभा की और कंवरलाल गुप्ता जी ने और हम 20-30-50 लोगों ने कोशिश करके, ना पोस्टर है ना सूचना कैसे दें। उसके बाद खैर 5,000 लोग आए, थोड़ी हिम्मत हुई, और 6 फरवरी की हमने मीटिंग उसी दिन फिर तय की। वो एक टर्निंग पॉइंट मैं समझता हूँ भारत की राजनीति। 6 फरवरी को जो सभा हुई रामलीला मैदान में, जितने लोग अंदर थे उससे ज़्यादा बाहर थे। और जगजीवन राम जी के आने से, हेमवती नंदन बहुगुणा के आने से, नंदिनी सतपथी मुख्यमंत्री रही थी उड़ीसा की,
ये कांग्रेस छोड़ के आए और हमारे साथ मिल के फिर ये तय हुआ कि जल्दी जल्दी पार्टी बने, तो जेल के अंदर ही जनता पार्टी का नाम रखा गया। सिंबल चौधरी चरण सिंह का लोकदल का यूज किया, हलधर, और जल्दबाजी में ये की व्यवस्था की और मुरारजी भाई, जगजीवन राम, चरण सिंह, ये तीन अपने आप को प्रधानमंत्री की कैंडिडेट मान रहे थे, पर ये कहा कि जयप्रकाश नारायण जो कहेंगे वो मानेंगे। जनसंघ केवल ऐसा एक वो था जिसके सबसे ज़्यादा सांसद भी आए, सबसे ज़्यादा संघर्ष किया, सबसे ज़्यादा लोग जेल गए, और 100 MP आए तो भी जब सरकार बनी तो कोई आग्रह नहीं था क्या बने। तो 2 मंत्री बने थे हमारे, अटल जी, अडवाणी जी, परंतु उससे एक परिवर्तन आया और मार्च आते आते रिजल्ट आया तो इंदिरा जी भी हारी, संजय जी भी हारे, और उत्तर भारत में शायद 1 सीट छिंदवाड़ा की और 1 राजस्थान, बाकी पंजाब से बंगाल तक बिल्कुल साफ, जिसके कारण से सरकार बनी। उस सरकार को तोड़ने का, जिसने इंदिरा जी को हरवाने में योगदान था नारायण का, वही आदमी मोहन मिकिन वालों से ट्रैप में आ गया और उस सरकार को अस्थिर किया। चौधरी चरण सिंह भले आदमी, सच्चे आदमी, उनको एक एम्बिशन था, मैं एक लाल किले पे झंडा फहराऊं। झंडा तो फहराने का एम्बिशन पूरा, पर उनको समझ उसी दिन आ गया कि मैं गलत हाथों में ना पड़ जाऊं, गलत रास्ते पर ना जाऊं, और उन्होंने इस्तीफा दे के संविधान के साथ भी बड़ी छेड़खानी की इंदिरा जी ने। सारा 75-77 में इतनी कर दी कि उसमें बचा ही कुछ नहीं था जी। उसके अंदर समाजवाद शब्द जबरदस्ती थोप दिया, धर्मनिरपेक्ष जोड़ दिया जिसकी डेफिनेशन कोई नहीं। ये तो LM सिंघवी साहब ने उसको फिर इंदिरा जी को समझाया कि सर्वधर्म संभाव इसकी शुद्ध हिंदी है, वो कराया। परंतु प्रकाश वीर शास्त्री थे इंडिपेंडेंट, वो अरेस्ट नहीं किए थे इन्होंने, तो पार्लियामेंट में जो 1-2 आवाज़ थी उनमें वो भी थे। परंतु हम इस सब के साक्षी भी रहे, जेल में भी गए, जेल वाले लोगों की सेवा करने का अवसर मिला कि उनके घर में रोटी चलते रहे, जिनके घर में सुख दुख था, विवाह थे, वो भी हमने किए। परंतु उससे सीखा बहुत, और देश की जनता ने दिखा दिया कि अनपढ़ होते हुए भी, नासमझ होते हुए भी, देश को बचाने के लिए इस देश की जनता ने भारी बहुमत से इंदिरा जी को परास्त किया। वो अलग बात है कि, और वो सारे अमेंडमेंट ठीक किए जो पार्लियामेंट ने कर दिए थे। केवल ये 2 रह गए जो प्रस्तावना में, सर्वधर्म संभाव, ये सेकुलर और समाजवाद, इसकी भी लोग अब आवाज़ तो उठा रहे हैं, क्योंकि जब हमारे फाउंडर फादर्स ने सोच समझ के कहा था इनकी आवश्यकता नहीं है, अनडिफाइंड है। आज भी पूरे विश्व में ना समाजवाद की कोई परिभाषा बता पाए बड़े बड़े समाजवादी, और ना ही धर्मनिरपेक्ष की। सब धर्मों का आदर हो, सत्कार हो, सरकार किसी एक धर्म को ना माने, ये हमारा हज़ारों साल से हमारी परिपाटी है, और उसके आधार पर हम जीवन को चला रहे हैं। और मोदी जी ने इस सारे वातावरण में 11 साल में डेमोक्रेसी को एक बार भी राष्ट्रपति शासन लगाया तो मणिपुर अपने उसमें, उनका रिकॉर्ड 100 से ज़्यादा बार राष्ट्रपति विरोधियों की सरकार भंग करने का, मोर देन 100 टाइम्स। मोदी जी ने केवल एक बार भी, वो भी अपनी सरकार, अनरेस्ट ज़्यादा थी मणिपुर में, लोकतंत्र को पूरी तरह मानते हुए नई पार्लियामेंट बना दी, नई व्यवस्थाएं सारी कर दी। पूरे देश के अंदर 22 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर आ गए, जबकि गरीबी हटा रहने का काम 71 से चल रहा था, हटी तो नहीं थी। तो पूरे देश में सबको पानी मिले, 20 करोड़ घरों में पानी पहुंच जाए, 20 करोड़ घरों में बिजली पहुंच जाए, वाईफाई पहुंच जाए, सब कुछ हो रहा है। सड़कें बन रही हैं, हाईवेज बन रहे हैं, दुगने से ज़्यादा एयरपोर्ट हो। अभी पाटिल साहब की कल मैं न्यूज़ सुन रहा था तो उन्होंने कहा था कि पानी से कई तरह की बीमारी होती है, तो WHO की रिपोर्ट है हम काफ़ी बीमारियों से बचे हैं। क्योंकि हैजा होता था, आंध्र ये जो थे उन सब से बच गए। आज बीमारी जैसे जैसे लोगों का संपन्न हो जाए, इलाज टाइम पे हो जाए, तो बीमारी से मरने, इसीलिए हमारी लॉन्गेविटी बढ़ेगी, हमारी जो मृत्यु दर घटती जाएगी। और लोग समझदार हैं तो पॉपुलेशन ग्रोथ में भी अब लगभग हमने स्टेबलाइज किया है। डॉक्टर साहब ये 50 साल इसके आपातकाल के हो गए, अब ये साल भर प्रोग्राम चलेंगे ऐसा बोला जा रहा है, उसका क्या भूमिका है प्रोग्राम की? लोगों को जागरूक करना कि इस देश में
ये स्वतंत्रता लड़ी थी, 1100 साल बाद प्राप्त की थी, और एक परिवार या एक व्यक्ति ने अपने स्वार्थ के लिए उसको फिर से तानाशाही के उसमें डाल दिया था। तो लोगों को जागरूकता इस एक ही है कि जागरूक रहें। लोकतंत्र केवल वोट देना नहीं है, वोट देना, अच्छी सरकारों को चुनना और उसके बाद उन पर नज़र भी रखना और गलत लोगों को हराना, ये भी हम नागरिकों के कर्तव्य हैं। इसीलिए 1 साल लगातार ये प्रोग्राम चलेगा। ये भी एक अच्छी बात है कि इन्हीं दौरान हम संघ का भी 100 साल पूरे कर रहे हैं, और संघ की भूमिका आपातकाल में पॉलिटिकल लोगों से भी कई गुना ज़्यादा थी इसको हटाने के लिए। क्योंकि संघर्ष समिति के पहले अध्यक्ष नानाजी देशमुख, उसके बाद दत्तोपंत ठेंगड़ी, तीसरे रविंद्र वर्मा जी केरल के थे कांग्रेस से, और उस सारे संघर्ष को लीड किया, सफलतापूर्वक किया, और उस तानाशाही को जिसको हटाने के लिए कल्पना नहीं कर पा रहे थे, अमेरिका में जाके डॉक्टर स्वामी गए हों, केदारनाथ साहनी गए हों, इन्होंने जाके प्रचार प्रसार किया। मकरंद देसाई मंत्री थे गुजरात के, बहुत काम किया बाहर जाके। लेकिन खड़गे जी का मैंने कल वक्तव्य सुन रहा था, वो कह रहे हैं ये जो आरएसएस वाले, इनका कोई इसमें रोल नहीं था स्वतंत्रता में, और इन्होंने सिर्फ अपनी बुराइयों को छुपाने के लिए कर रहे हैं प्रोग्राम। खड़गे जी कुछ भी कह सकते, स्वतंत्रता आंदोलन में जो लोग थे उनका योगदान था, पर ये दूसरी स्वतंत्रता के लिए तो सारा ही रोल। और पहले में भी डॉक्टर हेडगेवार 2 बार स्वयं जेल में गए थे। संघ के संस्थापक गांधी जी के दोनों सत्याग्रह में स्वयं जेल गए थे। इससे बड़ा सबूत क्या होगा। और कांग्रेस के वो मध्य प्रांत के जनरल सेक्रेटरी थे, तो इसलिए अब कुछ बोलने से क्या, सब चीज़ मैटर ऑफ रिकॉर्ड है। और उसके बारे में हमारे कहने से क्या है, जनता देख रही है ना। आज 11 साल से लगातार जनता उस विचारधारा को स्वीकार करके आगे बढ़ा रही है, और उसके माध्यम से रिजल्ट्स आ रहे हैं। आज पूरे विश्व में ईरान से भी 4000 लोग, जहाँ भी कोई क्राइसिस हुआ है, भारत का झंडा लेके जो निकला है उसको किसी ने आँखें नहीं उठाई। 4000 लोगों को ईरान इजराइल इसके युद्ध से निकाल ले। शुभांशु शुक्ला ने भी कहा है कि अंतरिक्ष में झंडा मेरे कंधे पर है। तो इसलिए आज टेक्नोलॉजी में, सड़कों में, हर चीज़ में हम आगे बढ़ रहे हैं, और चौथी इकॉनमी बने हैं, 10वीं से चौथी में सबके सामने है। वर्ल्ड बैंक कह रहा है कि 24 करोड़ लोग अपने गरीबी रेखा से ऊपर कर दिए हैं, और इस प्रोसेस में 5 साल में 10 करोड़ लोग और ऊपर आ जाएंगे। रोटी कपड़ा मकान सबको मिले, शिक्षा स्वास्थ्य सबको मिले, यही तो सपना था शहीद भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, चंद्रशेखर आज़ाद, जिन्होंने भी अपने प्राण दिए, जिनके यातनाएं सही जिन लोगों ने, वो क्या सोचते थे, वो सपने आज पूरे हो रहे हैं। और एक ऐसा व्यक्ति पूरे कर रहा है जिसके आगे ना पीछे कोई, जिसके परिवार में सैकड़ों भाई भतीजे होंगे परंतु कोई पास में भी नहीं फटकता। 11 साल में कोई आक्षेप नहीं लगा पाया आज तक। राम राज्य में था समर्पण, वही समर्पण वाली भावना से हमारा देश चल रहा है। हमारा मूल संस्कृति को मानने वाले, भारत की परंपरा को मानने वाले लोग कितने भी बिगड़ जाएंगे तो उनको दूसरा टोकने वाला है। चाणक्य जब तक रहेंगे चंद्रगुप्त का निर्माण भी होगा, और चंद्रगुप्त को संभालने वाला भी ही वो था कि इससे विवाह नहीं करना है, उसके प्रेमिका को ख़त्म करना है, तो चाणक्य ने किया था। इसलिए चाणक्य प्रतीक था इस देश की ब्रह्म शक्ति का, ज्ञान शक्ति का। और 2500 साल पहले जो कुछ वो लिख गया उसी को आज फॉलो करके आप शासन व्यवस्था में काम कर लें, कोई दिक्कत नहीं आएगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। संविधान का काला दिवस अब कभी नहीं आएगा, क्योंकि इस समय जो शासक जो काम कर रहा है वो जनता के लिए काम कर रहा है और संविधान के लिए काम कर रहा है। हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।